स्वागत है आपका इग्नो स्मार्ट एग्जाम प्रेप में। आज की यह वीडियो आपके BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज हम एक ही वीडियो में पाठ्यक्रम के 9 या 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके जून 2026 के एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। चलिए, ये लास्ट मोमेंट है। इससे पहले आप बहुत सारा वीडियोज़ यूट्यूब पर देख चुके होंगे, तो इसको जो है आप रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। कॉपी और पेन तैयार रखिए। चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा और उसके विकास पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, बातें करें हिंदी भाषा के उद्भव और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो इसका परिचय आप इस तरह से बता सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास एक लंबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। मूल रूप से हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्य है, जिसकी जननी संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत से प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और अवहट होते हुए आधुनिक काल में हिंदी का स्वरूप निखरा है। विकास के इस क्रम को मुख्य रूप से जो है 3 काल में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आदिकाल, सन 1050 से 1400 ईस्वी तक। इस काल में भाषा अपभ्रंश के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। यहाँ पर जो है डिंगल, पिंगल, मैथिली और पुरानी अवधि का पुट था, यानी भाषा में जो है इस तरह की शैली का यूज़ हो रहा था। अमीर खुसरो ने इसी काल में खड़ी बोली का भी प्रयोग शुरू किया था। इसके बाद अगर बातें करें मध्यकाल की, तो यह काल जो है साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग था। इसमें ब्रज भाषा और अवधि का अत्यधिक विकास हुआ। तुलसीदास ने अवधि में और सूरदास ने ब्रज भाषा में कालजयी रचनाएं की। फिर आधुनिक काल की बात करते हैं। सन 1850 से लेकर अब तक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से खड़ी बोली गद्य की मुख्य भाषा बनी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके व्याकरण को शुद्ध और परिमार्जित करने का काम किया। आइए अब देखते हैं कि इस विकास के विभिन्न चरण और बोलियां कैसे रहीं। तो हिंदी जो है केवल एक बोली नहीं है, बल्कि यह 17 बोलियों का समूह है, जिसे 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी वाले ग्रुप में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी शामिल हैं, जबकि पूर्वी हिंदी वाले ग्रुप में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी समूह में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी जैसी उपभाषाएं शामिल हैं, जबकि पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है यह बोलियां हैं और इन्हें जो है इन उपभाषाओं में बांटा जाता है। अगर बात करें हिंदी का आधुनिक और वैधानिक स्वरूप की, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी संपूर्ण राष्ट्र को जोड़ने वाली संपर्क भाषा के रूप में उभरी। स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आज हिंदी न केवल भारत की राजभाषा है, बल्कि यह जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार की एक प्रमुख भाषा बनकर उभरी है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत के गर्भ से निकलकर लोक भाषाओं के बीच विकसित होती हुई हिंदी आज संसार की सबसे बड़ी और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। इसका विकास इसकी उदारता के कारण हुआ, जिसके समय के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय और विदेशी शब्दों को भी अपने भीतर समाहित करने का प्रयास किया है हिंदी ने। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रश्न, जहां पर हमने हिंदी के विकास यात्रा को समझा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं भाषा के रूपों से क्या मतलब है। तो भाषा जो है एक गतिशील और परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था है। जैसे जैसे कोई समाज विकसित होता है, भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं के आधार पर भाषा के भी कई रूप विकसित हो जाते हैं। भाषा का कोई एक स्थिर रूप नहीं होता, बल्कि भाषा जो है प्रयोग के क्षेत्र, उद्देश्य के अनुसार अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। हिंदी भाषा के संदर्भ में इसके विविध रूपों को समझना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करें भाषा के मुख्य व्यवहारिक रूप की, तो पहली है बोली, जो उसकी स्थानीय रूप है। भाषा के सबसे छोटे और सीमित क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यह किसी विशेष
स्थानीय क्षेत्र में आम लोगों द्वारा आपसी बातचीत के लिए प्रयोग की जाती है। बोली का अपना कोई लिखित साहित्य या निश्चित व्याकरण नहीं होता और यह मुख्य रूप से मौखिक रूप में जीवित रहती है। इसकी विशेषता यही है कि इसमें जो है लोकगीत और लोक कथाएं प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मारवाड़ी, बुंदेली, ये सब जो हैं बोलियों के स्थानीय स्वरूप हैं। आगे बातें करें तो यह है उपभाषा, जो कि थोड़ा विस्तृत रूप रखता है। जब किसी बोली का क्षेत्र थोड़ा विस्तृत हो जाता है और उसमें एक साहित्य की रचना की जाने लगती है तो वह बोली से ऊपर उठकर उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा के अंतर्गत कई छोटी बोलियां आ सकती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी जैसी बोलियां आती हैं। इसके बाद अगर बातें करें तो भाषा की जो है प्रानिष्ठित भाषा रूप देखने के लिए मिलता है, जिसे हम मानक भाषा भी कहते हैं। तो जब किसी उपभाषा को व्याकरण द्वारा शुद्ध, परिमार्जित और व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वह परिनिष्ठित या मानक भाषा कहलाती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य, समाचार पत्रों में होता है। यह पूरी भाषा का सबसे शुद्ध और आदर्श रूप माना जाता है। उदाहरण के लिए आज की आधुनिक खड़ी बोली हिंदी जो विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो अगला स्वरूप है भाषा का वह है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, आइए इस पर चर्चा कर लें। जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के राजकीय कार्यों, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था या न्यायालयों में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। अब अगर राष्ट्रभाषा की बातें करें तो जब कोई भाषा पूरे राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने लगती है और वह पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का माध्यम बनती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। व्यवहारिक रूप से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं। इसके अलावा जो है भाषा का संपर्क भाषा के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। दो अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति जब आपस में बात करने के लिए तीसरी सामान्य भाषा का सहारा लेते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में उत्तर और दक्षिण या पूर्व और पश्चिम के लोगों के बीच हिंदी एक बेहतरीन संपर्क भाषा का कार्य करती है। तो हम इसके निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं कि भाषा के ये विविध रूप इसकी समृद्धि और व्यापकता को दर्शाते हैं। एक छोटी स्थानीय बोली से शुरू करके अपनी यात्रा जो है राजभाषा और वैश्विक संपर्क भाषा बनने तक यह जो सफ़र है प्रमाणित करता है कि भाषा समाज की धड़कन होती है जो समय के साथ बदलती है और निखरती रहती है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए स्वर वर्णों की विशेषता बताइए। तो आइए समझते हैं वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी और विभाज्य इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कमल शब्द बोलते हैं तो यह 3 अक्षरों से मिलकर बना दिखता है, परंतु इसके मूल वर्ण इस प्रकार हैं: क जोड़ अ, म जोड़ अ, ल जोड़ अ। यहाँ हम इन खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए ये वर्ण हैं और वर्णों के ही जो सुव्यवस्थित समूह है उन्हें ही वर्णमाला कहा जाता है। अब बात करें स्वर वर्णों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और आइए अब बातें करते हैं स्वर वर्णों की प्रमुख विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है इसके स्वतंत्र उच्चारण क्षमता। तो स्वरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण जैसे व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के मुख से सीधे बाहर आती है। उदाहरण के लिए अ, आ, हर्षई, दीर्घई। इसके साथ साथ ये जो स्वर वर्ण हैं यह व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायक हैं। कोई भी व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना स्पष्ट रूप से बोला नहीं जा सकता। जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें अ या किसी अन्य स्वर की ध्वनि स्वतः शामिल होती है। जैसे का वास्तविक उच्चारण
क जोर अ है, यदि स्वर हटा दिया जाए तो क हलंत युक्त रह जाता है, जिसे स्वतंत्र रूप से बोलना कठिन है। इसके अलावा स्वरों को मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में ना रहकर एक विशेष चिन्ह के रूप में बदलते हैं, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। केवल अ स्वर की कोई अदृश्य मात्रा नहीं होती, वह व्यंजन में समाहित रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप क जोर अ लिख रहे हैं तो यह का बन जाता है। म हलंत जोर हर्षई लिख रहे हैं तो यह मी बन जाता है। अगली विशेषता है सभी स्वर स्वघोष और अल्प प्राण होते हैं। व्यवहारिक नियमों के अनुसार सभी 11 स्वरों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी यही कंपन सघोष कहलाता है और मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसे अल्प प्राण के भी नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ स्वरों के वर्गीकरण की विविधता होती है। स्वरों को उनके उच्चारण में लगने वाले समय यानी कालमान यानी समय का जो लग रहा है उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन हम ह्रस्व और दीर्घ की ही बात कर रहे हैं। ह्रस्व में कम समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, री। दीर्घ स्वर में इससे 2 गुना समय लगता है। अ, हर्षई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। हमारा चौथा प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के विभिन्न भेदों का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों, मानव द्वारा उच्चारित ध्वनियों के उत्पादन में मुख के विभिन्न अंगों का प्रयोग होता है। फेफड़े से आने वाली वायु मुख के जिस भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है उसे उसी वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। आइए अब उन वर्गीकरण को देखते हैं। जैसे कंठ व्यंजन, यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ से होगा, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव यानी जीव का पिछला भाग हमारे गले को स्पर्श करता है उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय गले पर दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य व्यंजन जो है यह इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, यानी मुख के भीतर की ऊपरी छत के पिछले मुलायम भाग को जो है तालु कहा जाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग तालु को छूता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, या और स। अगला जो व्यंजन है वह है मूर्धन्य व्यंजन, यानी मुख की ऊपरी छत के अगले कठोर भाग यानी मूर्धा मसूड़े और तालु के बीच का हिस्सा कहते हैं। जब जीभ की उल्टी हुई नोक मूर्धा को स्पर्श करती है तब इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। ट, ठ, ड, ढ, न, र, स। इसके अतिरिक्त हर्षई और ढ भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगला जो वर्गीकरण है वह दंत व्यंजन के रूप में है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारणों में दांतों का सहयोग अनिवार्य है। उदाहरण के लिए त, थ, द, ध, न। अगला जो वर्गीकरण है वह ओष्ठ व्यंजन है, यानी कि इनका उच्चारण स्थान होठों से होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होंठ आपस में मिलते हैं और वायु का मार्ग रोकते हैं इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इन ध्वनियों को बिना होठों को मिलाए नहीं बोला जा सकता। उदाहरण के लिए जो है प, फ, ब, भ, म। इनके अलावा जो है व्यंजनों का अन्य विशेष भेद भी किया जाता है। तो इन मुख्य 5 वर्गों के अलावा उच्चारण की सुगमता और विशिष्टता के आधार पर कुछ अन्य भेद भी स्वीकार किए गए हैं। आइए जरा उनकी बातें करें। तो पहला है वत्सर्य व्यंजन। जो व्यंजन मसूरों यानी दांतों के मूल से बोले जाते हैं उन्हें वत्सर्य व्यंजन कहते हैं, जैसे न, स, र, ल। दंतोष्ठ व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के होंठ आपस में मिलते हैं उन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, जैसे व।
स्वर यंत्रमुखी यानी काकाल्य व्यंजन, इस व्यंजन के उच्चारण में हवा कंठ के भीतर स्थिर स्वर तंत्र से रगड़ खाकर निकलती है, जैसे ह। आइए यहीं पर कुछ और बातों को समझते हैं। तो प्रत्येक जो वर्ग है उनका पांचवा अक्षर अपने निर्धारित उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होता है, इसीलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम यह बता सकते हैं कि मुख के भीतर की पूरी भौगोलिक संरचना व्याकरण में व्यंजनों के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन और शुद्ध शिक्षण के लिए इन भेदों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा और आपका रिवीजन भी तगड़ा हो गया होगा। चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, वचन विधान की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। आइए समझते हैं वचन क्या है, क्या इसका महत्व है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे ही व्याकरण में वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन विधान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि संख्या बदलने से न केवल संख्या का स्वरूप बदलता है बल्कि उसके साथ आने वाली क्रिया और विशेषण का स्वरूप भी पूरी तरह से बदल जाता है। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 मुख्य भेद होते हैं। आइए अब वचन के इन मुख्य भेदों की बात करें, तो जिनमें एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, पुस्तक मेज पर रखी है, नदी बहती है। यहाँ लड़का, पुस्तक और नदी से केवल एक ही की संख्या पता चलती है। जबकि जो दूसरा रूप है वह है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, पुस्तकें मेज पर रखी है, नदियाँ बहती हैं। यहाँ लड़के, पुस्तकें और नदियाँ एक से अधिक की संख्या को दर्शाते हैं। आइए अब बातें करें वचन परिवर्तन के मुख्य नियमों की। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ निश्चित नियम इस प्रकार हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए करके बदला जाता है, जैसे घोड़ा का घोड़े, कपड़ा का कपड़े। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये यानी अनुस्वार युक्त जोड़कर बदला जाता है, जैसे रात का रातें, बात का बातें। इसके बाद अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए पर चांद बिंदु जोड़कर किया जाता है, जैसे महिला का महिलाएं, माता का माताएं। इनके अलावा इकारांत या हर्षईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर यानी बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है, जैसे नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। इसके अलावा शब्द में गण, जन, वृंद या लोग जोड़कर भी वचन बदले जाते हैं, जैसे शिक्षक का शिक्षकगण, छात्र का छात्र वृंद, आप का आप लोग। तो वचन विधान के जो हैं विशेष कुछ नियम हैं, यानी हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द में जनता, वर्षा, पानी, दूध, सोना, सत्य, ये सारे हमेशा एक ही वचन में रहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें कि आज बहुत वर्षा हुई है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि आज बहुत वर्षाएं हुई हैं। इसके अलावा कुछ शब्द जो है सदा बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, होश या बाघ। उदाहरण के लिए जैसे मैं अगर कहूँ कि शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए, तो यहाँ पर जो प्राण है यह बहुवचन के तौर पर यूज हुआ है। इसके अलावा आदर प्रकटीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने से बड़ों या आदरणीय व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो एक व्यक्ति होने पर भी क्रिया हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, यहाँ जो हैं यह आदर सूचक बहुवचन है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर यह लिख सकते हैं कि वचन विधान हिंदी भाषा को अनुशासित और अर्थपूर्ण बनाने का काम करता है। वाक्यों की शुद्धता के लिए संख्याओं के इस नियम को समझना और क्रिया के साथ इसका सही तालमेल बिठाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भाषा का जो है व्यवहारिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है।
चलिए दोस्तों, अभी तक हमने 5 प्रश्न कवर कर लिए हैं। चलिए अब छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, विशेषण और उसके प्रकारों की चर्चा करें। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी उसके गुण, संख्या, दोष, परिमाण आदि बताते हैं, उन्हें व्याकरण की दृष्टि में विशेषण कहा जाता है। विशेषण वही है जिस संज्ञा या सर्वनाम की जो यह विशेषता बताएगा, तो जिसका वह विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे। उदाहरण के लिए, नीला आकाश में नीला जो है विशेषण है और आकाश की विशेषता बताई जा रही है, तो आकाश विशेष्य है। विशेषण संज्ञा के अर्थ को सीमित और स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, जिससे भाषा में सटीकता आती है। आइए अब विशेषण के प्रकारों पर चर्चा करें। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है या इसके 4 भेद माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल या स्थान का बोध कराते हों, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह विशेषण का सबसे विस्तृत रूप है। जैसे गुण दोष बताने के लिए आप ईमानदार, दयालु, क्रूर या झूठा शब्द इस्तेमाल कर सकते। रंग रूप बताने के लिए आप काला रंग, गोरा, सुंदर, चमकीला वगैरह बता सकते हैं। आकार प्रकार के लिए गोल, चौकोर, लंबा, भारी यह सब इस्तेमाल होता है। जैसे वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के गुण को बता रहा है। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो लाल जो है यह गुलाब के गुण के बारे में बता रहा है। इसके अलावा अगला जो प्रकार है वह है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जहां संख्या निश्चित हो, जैसे 1, 4, 2 गुना, तीनों। उदाहरण के तौर पर जैसे मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं, तो संख्या निश्चित है, बच्चे 5 ही हैं। अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें, जहां संख्या निश्चित ना हो, जैसे कुछ, कई, सब, बहुत। उदाहरण के लिए सभा में कई लोग उपस्थित थे, तो यह जो है सारा अनिश्चित है, कितने लोग थे पता नहीं है। अगला जो प्रकार है वह है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नापतौल या वजन का बोध कराते हैं, उन्हें ही परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके भी 2 उपभेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जहां मापतौल पूरी तरह निश्चित हो, वह निश्चित परिमाणवाचक है। जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं, जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा उपभेद है वह अनिश्चित परिमाणवाचक, जहां मापतौल निश्चित ना हो, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, जरा सा। जैसे वाक्य इसका आप बनाकर दिखा सकते, चाय में थोड़ी चीनी और डालो, तो यह क्या है, अनिश्चित परिमाण को दिखा रहा है। अगला जो प्रकार है वह है सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक भी विशेषण के तौर पर भी जाना जाता है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं या उसकी ही विशेषता बताते हैं, तो उसे सार्वनामिक क्रिया विशेषण कहते हैं। चूँकि ये सार्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, यह पुस्तक मेरी है, वह घर बहुत सुंदर है, या कोई आदमी बाहर खड़ा है, तो यहाँ पर देखिए कि पुस्तक के जगह आया है यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगा, जो है सर्वनामिक विशेषण। आइए अब बात करें प्रविशेषण की। तो हिंदी व्याकरण में जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है, या मुख्य विशेषण के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तेज जो है विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। तो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें जो है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण को लेकर आ जाती है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। यदि शब्द अकेले आए तो सर्वनाम है, जैसे वह जा रहा है, लेकिन वह किसी संज्ञा के साथ आए तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह लड़का जा रहा है, तो यहाँ पर वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो है आपको मेरी के बारे में बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण यह, वह और कोई जो है यह हो जाएगा।
तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विशेषणों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह वाक्यों को अधिक प्रभावशाली, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। आइए अब 7वें सवाल पर चलते हैं। यह प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले आप वाक्य को परिभाषित करेंगे। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता हो, उसे ही वाक्य कहते हैं। रचना या बनावट की दृष्टिकोण से वाक्य की संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें कितने उपवाक्य हैं और वे आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा जाता है। इसके 3 भेद माने जाते हैं। पहला जो है प्रकार वह है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक ही उद्देश्यकर्ता और एक ही विधेय होता है, यानी एक ही क्रिया होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते। यहाँ पर कोई भी आश्रित वाक्य उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। विशेषता इसकी यह है कि वाक्य छोटा हो या बड़ा, इसमें मुख्य रूप से समापिका यानी पूर्ण होने वाली क्रिया एक ही है, तो वह सरल वाक्य कहलाएगी। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्रिया एक ही है, वो है खेलना। दूसरा है मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर योग करता है। तो यहाँ पर उठकर और योग करता है, तो यहाँ उठकर जो है यह क्या हो जाएगा, एक पूर्वकालिक क्रिया होगा और मुख्य क्रिया करता है यह होगा, यानी एक ही है। इट मीन्स कि यह जो है सरल वाक्य ही है। दूसरा बात करें संयुक्त वाक्य की, तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या अव्यय के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें हम संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। इसमें शामिल सभी उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, इसीलिए यदि इन्हें अलग कर दिया जाए तो इनका भी स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे यहाँ पर योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और, एवं, तथा, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, इसलिए और भी बहुत सारे योजकों का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बोलें, सुबह हुई और पंछी चहचहाने लगे। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी पिएंगे। तो या, परंतु, और ये सारे जो हैं आपके योजक हैं, और इनके पहले और जो बाद में वाक्य लिखे गए हैं इनका अपना स्वतंत्र मतलब होता है। तीसरे प्रकार की बात करें तो यह है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उसी पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के बिना अपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। ये वाक्य जो है आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर योजक शब्द के तौर पर कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, तो यहाँ कल अवकाश रहेगा यह शिक्षक के कहने पर आश्रित है। जो लड़का बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है। तो जो लड़का है और वह, तो ये भी क्या है, दोनों आश्रित वाक्य हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो फसल अच्छी तभी होगी जब वर्षा होगी। तो कहने का मतलब है ये सारे जो हैं आपके मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। चलिए 8वें प्रश्न पर चलते हैं। पदक्रम क्या है, 100 उदाहरण रेखांकित कीजिए। तो वाक्यों में जो शब्दों को एक निश्चित और व्याकरणिक क्रमों में सही क्रम में रखने की प्रक्रिया को ही पदक्रम कहा जाता है। हिंदी एक निश्चित पदक्रम वाली भाषा है। किसी वाक्य में अर्थ की स्पष्टता और प्रभावशीलता तभी संभव होती है जब उसके पद सही स्थान पर हों। यदि वाक्यों में पदों का क्रम बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है और वह पूरी तरह निरर्थक हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर बोलूं, है रहा जा मोहन, यह एक अशुद्ध पदक्रम है, जबकि मोहन जा रहा यह शुद्ध पदक्रम है। तो आइए पदक्रम के कुछ नियम और भेद को जानते हैं। तो हिंदी व्याकरण में पदों को व्यवस्थित करने के कुछ अनिवार्य नियम इस प्रकार हैं। पहला है कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम। तो पहला नियम है कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम। हिंदी वाक्य संरचना का सबसे बुनियादी नियम यह है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, फिर उसके बाद कर्म होता है और अंत में क्रिया आती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिस पर काम का असर होता है उसे कर्म कहते हैं, और अंत में जो है
कार्य आती है। जैसे राम आम खाता है, तो राम यहाँ पर कर्ता है, आम जो है कर्म है और खाता है जो एक क्रिया है। इसके अलावा हम विशेषण और विशेष्य का क्रम भी देखते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द हमेशा उस संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। जैसे मैदान में काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ जो काला शब्द है वह विशेषण है जो घोड़ा से पहले आया है और घोड़ा जो है विशेष्य है। इसके अलावा संबोधन और विस्मयादि बोधक का स्थान भी देखना होता है। वाक्य में किसी को पुकारने या आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता जैसे भावों को प्रकट करने वाले शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। जैसे हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, अरे तुम कब आए, तो यहाँ पर हे प्रभु और अरे संबोधन के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्रिया विशेषण का स्थान, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हमेशा मुख्य क्रिया से ठीक पहले रखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और चलता है क्रिया से पहले है। इसके अलावा नकारात्मक और प्रश्नवाचक पदक्रम भी होते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य नहीं या मत का प्रयोग हमेशा क्रिया से पहले होता है। जैसे मोहन बाजार नहीं जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य का भी यहाँ प्रयोग होता है। यदि प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में हो तो क्या वाक्य के शुरू में आता है, जैसे क्या आपने खाना खाया। लेकिन यदि विस्तृत उत्तर चाहिए तो प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद आता है, जैसे आपका नाम क्या है। चलिए अब आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न है, संप्रेषण कौशल के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सफलतापूर्वक पहुंचाने की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की क्षमता ही संप्रेषण कौशल है। अभिव्यक्ति के माध्यमों और पद्धतियों के आधार पर संप्रेषण कौशल के निम्नलिखित मुख्य प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण। जब विचारों और संदेशों के आदान प्रदान के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। इसके पुनः दो मुख्य रूप होते हैं। पहला है मौखिक संप्रेषण। इसमें वाणी या बोलकर संदेश पहुंचाया जाता है। यह संप्रेषण का सबसे सहज और तीव्र माध्यम है। इसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव और गति महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के तौर पर आपसी बातचीत, भाषण, सामूहिक चर्चा, दूरभाष पर वार्तालाप यानी बातचीत करना, ये सब मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित संप्रेषण। जब संदेश को लिखकर या छपे हुए रूप में प्रेषित किया जाता है तो वह लिखित संप्रेषण कहलाता है। यह भविष्य के लिए दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए पत्र, समाचार पत्र, प्रतिवेदन, पुस्तकें, संदेश, ईमेल आदि इसके उदाहरण हैं। इनके अलावा अशाब्दिक संप्रेषण बिना शब्दों के प्रयोग किए केवल शारीरिक चेष्टाओं, हाव भाव और संकेतों के माध्यम से जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे ही शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। कई बार शाब्दिक संप्रेषण भी अधिक प्रभावशाली होता है। इसके तहत निम्नलिखित बातें आते हैं। पहला है शारीरिक संचालन, यानी शारीरिक भाषा, अंग संचालन भी कहते हैं इसे। इसमें बैठने, उठने, खड़े होने का तरीका, हाथों का संकेत शामिल है, जैसे आदर में हाथ जोड़ना, सहमति में सर हिलाना। मुख मुद्रा या नेत्र संपर्क, चेहरे के भाव, खुशी, क्रोध, आश्चर्य और आंखों का संपर्क सामने वाले के प्रति हमारी रुचि और ईमानदारी को दर्शाते हैं। इसके अलावा स्पर्श संप्रेषण, यानी स्पर्श के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना, जैसे कि पीठ थपथपाकर शाबाशी देना या हाथ मिलाना। इसके अलावा कुछ अन्य विशिष्ट प्रकार भी हैं, जैसे कि औपचारिक संप्रेषण। यह नियमों, मर्यादाओं और पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत होता है। प्रशासनिक कार्यों और कार्यालय में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अनौपचारिक संप्रेषण, यह जो है सगे संबंधियों, मित्रों और परिवार के बीच होता है। इसमें नियमों का कोई बंधन नहीं होता, भावनाएं प्रधान होती हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यही बोल सकते हैं कि प्रभावी संप्रेषण के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही कौशलों का संतुलित समन्वय अत्यंत आवश्यक है, जिससे संदेश का सही अर्थ प्राप्तकर्ता तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थे आपके BHDAE 182 के एग्ज़ाम स्पेशल प्रश्न। अगर आप इन 9 सवालों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके रिवीजन और तैयारी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा,
क्योंकि जून 2026 के परीक्षा की संपूर्ण तैयारी होगी यहाँ पर। मिलते हैं अगले पेपर कोड के किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।